हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री गुरु। आज का जो क्लास है वो एक रिविजनल क्लास है। मेरे को लगता है कि आप सभी का CGPAT का तैयारी तो हो ही गया होगा, लेकिन इस तैयारी को और भी अच्छा बेहतरीन बनाने के लिए हम एक रिविजनल क्लास करेंगे। और जो भी ये टॉपिक्स है हॉर्टिकल्चर का, अगर कोई नहीं पढ़ा है तो वो क्या कर सकता है, इस रिविजन क्लास के थ्रू अपना प्रिपरेशन कर सकता है। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो CGPAT में क्वेश्चंस पूछता है। तो हम लोग इसको स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हॉर्टिकल्चर क्या है। हॉर्टिकल्चर क्या है? हॉर्टिकल्चर एक लैटिन वर्ड है जो कि कहाँ से लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, जिसमें दो वर्ड आता है, हॉर्टी और एक क्या होता है, कल्चर। हॉर्टस का मतलब क्या होता है, गार्डन, और कल्चर का मतलब क्या होता है, कल्टीवेशन। तो हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम गार्डन का कल्टीवेशन कर रहे हैं, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं गार्डनिंग ऑफ हॉर्टिकल्चर, जहाँ पे हम लोग गार्डन का कल्टीवेशन करते हैं। नेक्स्ट इसका डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे, हॉर्टिकल्चर का कैसे डिफाइन करेंगे। देखा जाए तो हॉर्टिकल्चर एक तरीके से साइंस का ही ब्रांच है, जिसमें हम ये बोल सकते हैं कि हम लोग उसमें किस चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं हॉर्टिकल्चर में, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस क्रॉप, मेडिसिनल क्रॉप, पोस्ट हार्वेस्टिंग, इन सब के बारे में हम लोग हॉर्टिकल्चर में पढ़ते हैं। तो ये एक तरीके का साइंस का ब्रांच है जिसमें हम लोग फ्रूट्स के प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन और मर्चेंडिंग, फ्रूट्स, वेजिटेबल, पोस्ट हार्वेस्टिंग, स्पाइसेस, मेडिसिन, इन सब क्रॉप्स के प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड मर्चेंडिंग के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर का, मतलब एक तरीके से वो डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम अब इसके बाद किसके बारे में डिस्कस करेंगे, हॉर्टिकल्चर के ब्रांच के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से ब्रांचेस आते हैं हॉर्टिकल्चर के अंदर। तो सबसे पहला जो ब्रांच है हॉर्टिकल्चर का वो है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी मीन्स क्या होता है, फ्रूट्स क्रॉप। तो फ्रूट्स क्रॉप मतलब वो एक ऐसा चीज़ है जिसमें हम क्या करेंगे, फ्रूट्स क्रॉप के बारे में स्टडी करते हैं पोमोलॉजी में, है ना। फ्रूट क्रॉप के प्रोडक्शन, उसके प्रोसेसिंग, उसके मर्चेंडिंग, हर चीज़ के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, फ्रूट्स क्रॉप के ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी में आता है वो चीज़, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर में कौन सा क्रॉप आ जाएगा, वेजिटेबल। उसमें हम लोग पूरे वेजिटेबल्स क्रॉप के प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उसको क्रॉप को उगाएंगे, ये सब चीज़ों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, उसके कल्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके कल्टीवेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो हम उस चीज़ में क्या आ जाता है, ओलेरीकल्चर आ जाता है। नेक्स्ट क्या है, फ्लोरीकल्चर। फ्लोरीकल्चर इन द सेंस क्या होगा, फ्लोरीकल्चर का मतलब ये होता है कि जब फ्लावर के कल्टीवेशन के बारे में जब पढ़ा जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरीकल्चर। नेक्स्ट है हमारा प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप्स के बारे में जब पढ़ा जाएगा तो वो प्लांटेशन क्रॉप के अंदर आ जाएंगे। जैसे प्लांटेशन के क्रॉप के अंदर बहुत कुछ आ जाता है, कोकोनट, ठीक है, कोई भी पाम वाला क्रॉप, ठीक है, ये सब चीज़ आ जाएंगे जो कि रोड साइड में जो लगता है वो सब भी क्या आ जाता है, प्लांटेशन क्रॉप्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्पाइसेस क्रॉप। तो स्पाइसेस क्रॉप में क्या आ जाएगा हमारा, जो मसाले वाले फसल होते हैं, ठीक है, वो जैसे कि ब्लैक पेपर हो गया, ठीक है, ये सब हम उन सब के बारे के उनके प्रोडक्शन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं स्पाइसेस क्रॉप। नेक्स्ट हमारा आ गया मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप। मेडिसिनल क्रॉप इन द सेंस क्या होगा, जो हम लोग मेडिसिन के लिए यूज़ करते हैं या एरोमा के लिए जो क्रॉप का यूज़ करते हैं, उनका जब प्रोडक्शन करते हैं हम तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक मतलब ब्रांच के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। जो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी इन द सेंस, जब हम कोई भी क्रॉप के क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग के बाद जो भी प्रोसेसिंग से लेके मतलब जो भी हैंडलिंग तक, मार्केटिंग तक जो भी काम किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। तो ये कुछ ब्रांचेस है हॉर्टिकल्चर का। तो उसके अंदर कौन कौन सा ब्रांच आ जा रहा है, पोमोलॉजी, ओलेरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर, प्लांटेशन क्रॉप, स्पाइसेस क्रॉप, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप, एंड लास्ट है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। ये कुछ ब्रांचेस है हॉर्टिकल्चर के, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद इसके स्कोप्स के बारे में जानेंगे कि हॉर्टिकल्चर का स्कोप प्लांट में मतलब हमारे फ्यूचर में क्या है। सबसे पहले क्या है, जो हॉर्टिकल्चर है एक तरीके से हम लोगों को विटामिन, न्यूट्रिएंट, मिनरल, एल्केलॉइड, ये सब चीज़ प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या स्कोप हो सकता है हॉर्टिकल्चर का, कि नेक्स्ट ये हो सकता है कि वो एक तरीके से हमारे जो फैमिली है, ठीक है, उनके इनकम के सोर्स को बढ़ा सकता है। अगर हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप को अपने होम गार्डन में यूज़ करते हैं या किचन गार्डन में यूज़ करते हैं तो वो हमारे फैमिली के इनकम को बढ़ा सकता है, ठीक है।
वो इकोनॉमिक इनकम को भी एक तरीके से हॉर्टिकल्चर क्रॉप बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, जैसे कि फ्रूट्स नट हो गए, ठीक है, मेडिसिनल क्रॉप हो गए, ये सब में भी बहुत ज़्यादा हमको इकोनॉमिकली यील्ड मिल रहा है, ठीक है। जीडीपी में जो है, जीडीपी में 30.4% जो होता है वो किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या आ सकता है कि हम लोग है ना एक्सपोर्ट, जो हम लोग बाहर के मतलब फॉरेन कंट्री में अगर हम कुछ चीज़ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को रिलेटेड अगर बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारा जो नेशनल इनकम है हमारा वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा, ठीक है। मतलब हॉर्टिकल्चर क्रॉप का डिमांड जो है वो बाहर के जैसे कि विदेश में है या फॉरेन कंट्रीज़ में है बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए एक तरीके का हॉर्टिकल्चर का क्रॉप जो है वो हमारे लिए बहुत वाइल्ड स्कोप प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये है आज का इंट्रोडक्शन का टॉपिक, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, इसका डेफिनेशन पढ़ लिए हैं कि ये कौन से वर्ड से आए, ये लैटिन वर्ड से आए, इस चीज़ को पढ़े हैं। हॉर्टिकल्चर का ब्रांच हम लोग ने डिस्कस कर लिया है और इसके क्या क्या स्कोप होते हैं ये सब पढ़ लिए। ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है प्रोपोगेशन, ठीक है। प्रोपोगेशन क्या होता है और उसमें कौन कौन से टाइप होते हैं ये सब पढ़ेंगे, और ये रिविजनल क्लास है तो एकदम शॉर्ट में पढ़ेंगे कि प्रोपोगेशन में कौन कौन सा टाइप है और उसके अंदर कौन कौन सा एग्जाम्पल आता है, ऐसा चीज़ पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो प्रोपोगेशंस के जो है हम लोग प्रोपोगेशन 3-4 मेथड्स के थ्रू करते हैं। ये आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन का मेथड है। तो सबसे पहले क्या आ जाता है, कटिंग, फिर आ जाता है लेयरिंग, फिर आता है ग्राफ्टिंग और उसके बाद आता है बर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कटिंग को पढ़ते हैं, ठीक है। तो कटिंग में हम लोग क्या करते हैं, 15 to 22 सेंटीमीटर तक एक लेंथ में हम लोग क्या करते हैं, कट करते हैं, ठीक है। और कटिंग में ना 3 टाइप होता है। कौन कौन सा कटिंग होता है, एक होता है रूट कटिंग, फिर होता है स्टेम कटिंग और तीसरा होता है हमारा लीफ कटिंग। तो रूट कटिंग के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, एप्पल और गुआवा। तो रूट कटिंग किस में किया जाता है, एप्पल और गुआवा में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा होता है स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग किस में किया जाता है, बोगेनविलिया में किया जाता है, पोमग्रेनेट में किया जाता है, रोज में किया जाता है और क्राइसैंथेमम में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है लीफ कटिंग। तो लीफ कटिंग के एग्जाम्पल क्या है, रेक्स, विगोनिया, ठीक है। तो ये 3 टाइप के कटिंग होते हैं, एक होता है रूट कटिंग, स्टेम कटिंग और एक होता है लीफ कटिंग, और तीनों के एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्या आता है, लेयरिंग, ठीक है। तो लेयरिंग के भी 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा होता है, ग्राउंड लेयरिंग और एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग को एक तरीके से हम क्या बोलते हैं, गुटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो गुटी का जो एग्जाम्पल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन से क्रॉप में किया जाता है, लीची में किया जाता है। फिर उसके बाद हमारा आता है कौन सा मेथड है प्रोपोगेशन का, ग्राफ्टिंग से रिलेटेड कुछ मोस्ट मतलब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ग्राफ्टिंग में क्या क्या आता है, ग्राफ्टिंग में 2 चीज़ इन्वॉल्व होता है, एक होता है रूट पार्ट और दूसरा होता है स्टेम पार्ट। रूट पार्ट को हमको क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं, और जो स्टेम पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइकॉन बोलते हैं, ठीक है। तो रूट पार्ट के बाद जो ग्राफ्टिंग होता है उसमें भी कुछ पार्ट होता है। तो पहला क्या आता है ग्राफ्टिंग में, इनार्चिंग में क्या होता है कि जो ब्रांच रहता है उसको हम लोग मदर प्लांट से क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। और दूसरा आता है डिटैच्ड मेथड में क्या करते हैं, जो साइकॉन रहता है उसको हम लोग मदर प्लांट से सेपरेट नहीं करते, वो वहाँ पे मदर प्लांट के साथ मतलब जॉइंट रहता है। लेकिन इनार्चिंग में क्या होता है, जो उसका ब्रांच होता है वो उसके मदर प्लांट से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है। तो डिटैच्ड मेथड में ना 2 टाइप का और भी टाइप है। तो उसमें क्या आ जाएगा, पहला आ जाता है वेज ग्राफ्टिंग, जिसको हम लोग क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं। और क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग का जो एग्जाम्पल है वो मैंगो है और एप्पल है, ठीक है। और नेक्स्ट उसके अंदर क्या आ जाता है, एक होता है वीनियर ग्राफ्टिंग, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट वीनियर ग्राफ्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछता ही है कि वीनियर ग्राफ्टिंग कौन से क्रॉप में मेजरली किया जाता है। तो वीनियर ग्राफ्टिंग इंपॉर्टेंट है मैंगो में, जो कि मार्च और अगस्त में किया जाता है। उसके बाद हमारा कौन सा पार्ट आता है, बर्डिंग, ठीक है। बर्डिंग के भी 3-4 टाइप है। तो पहला टाइप क्या होता है, टी बर्डिंग, जिसमें हम लोग टी शेप का कट करते हैं, ठीक है। तो टी बर्डिंग किस किस क्रॉप में किया जाता है, मैंगो, लेमन, गुआवा और रोज, ये 4 चीज़ों में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है पैच बर्डिंग, ठीक है। पैच बर्डिंग में कौन सा एग्जाम्पल, क्या क्या एग्जाम्पल आता है, मैंगो और गुआवा। फिर उसके बाद आता है हमारा रिंग बर्डिंग किस में किया जाता है, बेर में किया जाता है, जिसमें 2.5 सेंटीमीटर लेंथ जो रहता है उससे है ना छाल को है ना वहाँ से हम निकालते हैं 2.5 सेंटीमीटर, ये चीज़ याद रखिएगा। रिंग बर्डिंग में हम बेर में करते हैं और 2.5 के लेंथ से छाल को हम क्या करते हैं, उसके बार्क को निकालते हैं पेड़ से, ठीक है।
ये है हमारा प्रोपोगेशन का पार्ट। ये रिविजनल क्लास है तो हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही पढ़ रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, ठीक है। तो ट्रेनिंग क्या होता है, जब हम लोग कोई भी पेड़ को, ठीक है, कोई शेप देने की कोशिश करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग, ठीक है। और ट्रेनिंग जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस है कि वो ना हम लोग क्रॉप के ना इनिशियल पीरियड में करेंगे। हम लोग किसी भी क्रॉप को ना जब वो बहुत पुराना हो जाएगा उस समय ट्रेनिंग करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, पूरा खाली लगने लगेगा और उसका ग्रोथ भी अच्छे से नहीं होगा, फिर ना वो फ्रूट प्रोडक्शन अच्छे से कर पाएगा, ठीक है। तो जब हम कोई क्रॉप को किसी शेप में लाना चाहते हैं या उसका बियरिंग हैबिट को हमको सुधारना है, ये सब चीज़ जब हम करना चाहते हैं तो हम कौन सा प्रोसेस करते हैं, ट्रेनिंग का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। और प्रूनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग को हम लोग किस शेप में कर सकते हैं, ट्रेनिंग हम पिरामिड शेप में भी कर सकते हैं, राउंड शेप में भी कर सकते हैं, अम्ब्रेला शेप में भी कर सकते हैं, ये सब तरीके से हम ट्रेनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्रूनिंग। प्रूनिंग क्या होता है, जो ट्रेनिंग का जो प्रोसेस होता है हमारा, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, मतलब समझ जाओ, हम लोग एक टाइम तक किए, उसके बाद ऑटोमेटिकली उसमें ब्रांच फिर से मतलब शेप के बाहर आने लगेगा, ठीक है। तो उस शेप को मेंटेन करने के लिए हम लोग लाइफ टाइम क्या करेंगे, एक प्रोसेस करते हैं, उस लाइफ टाइम प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रूनिंग, ठीक है। मतलब ट्रेनिंग के शेप को मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस को हम कंटिन्यूसली करते रहते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रूनिंग बोलते हैं, ठीक। तो पहला जो हमारा आ रहा है ट्रेनिंग में, सबसे पहला जो टाइप है वो सेंट्रल लीडेड सिस्टम है, ठीक। तो सेंट्रल लीडेड सिस्टम में क्या करते हैं, जो हमारा ये जो मेन स्टेम रहता है, ठीक है, उसको तो हम ग्रोथ करने के लिए अलाउ कर देते हैं, ठीक, जितना लंबा उसको ग्रोथ करना है, ठीक। इसमें से हम क्या करेंगे, अब ज़्यादा ब्रांचेस को हम अलाउ नहीं करेंगे ग्रोथ करने के लिए, ठीक। तो इसमें से हम लोग 3-4 ब्रांचेस को बस अलाउ करेंगे, कितना, 4 या 5 इतने ब्रांचेस को हम अलाउ करेंगे ग्रोथ करने के लिए। तो जो पहला ब्रांच होगा ग्राउंड से, उसका जो डिस्टेंस होगा पहले ब्रांच का कितना होगा, 40 to 60 सेंटीमीटर, और जो पहले ब्रांच से दूसरे ब्रांच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 20 to 30 सेंटीमीटर, इतना होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, जब हम ये प्रोसेस करते हैं सेंट्रल लीडेड सिस्टम, तो हम लोगों को लास्ट में कौन सा शेप मिलता है, ऐसे पिरामिड शेप को हमको मिलता है, ठीक है। तो पिरामिड शेप तो ठीक है हमको मिल गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है पिरामिड शेप में कि ये ऐसा शेप तो बन रहा है, लेकिन यहाँ जो पार्ट है, ये वाले पार्ट में हम लोगों को ना लाइट पेनिट्रेशन, जो लाइट का जो सोर्स है यहाँ प्लांट में अच्छे से नहीं आ पाता है, बीच वाले पार्ट में, ठीक है, जिसके कारण ना बियरिंग ना हो नहीं पाता है। और ये जो प्लांटिंग सिस्टम, मतलब सॉरी ट्रेनिंग सिस्टम है सेंट्रल लीडेड सिस्टम, ये जो सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा किस क्रॉप के लिए मतलब फ़ायदेमंद रहेगा, आंवला के लिए। क्यों फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि वो स्मॉल लीफ का क्रॉप है, ठीक है। अगर स्मॉल लीफ का रहेगा तो लाइट का पेनिट्रेशन अच्छे से हो पाएगा, लेकिन अगर लार्ज लीफ यहाँ पाया गया तो लाइट का पेनिट्रेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, और यहाँ पे पूरा जो प्लांट है हमारा, जो मतलब ये जो सिस्टम करने का जो ये हम लोग सेंट्रल लीडेड सिस्टम कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग सिस्टम यहाँ कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ना इकोनॉमिक पर्पस के लिए सिर्फ आंवला में यूज़ कर सकते हैं, बाकी फ्रूट क्रॉप्स में अगर करेंगे तो शायद वो उतना फ़ायदेमंद ना रहे। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, ओपन लीडेड सिस्टम। ओपन लीडेड सिस्टम में हम क्या करेंगे कि ये जो मेन स्टेम होता है उसको हम लोग 40 to 60 सेंटीमीटर क्या करते हैं, अलाउ करते हैं ग्रोथ करने के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें सिर्फ 4 जो होगा ब्रांचेस, ठीक है, 4 ब्रांचेस हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी ब्रांचेस अलाउ करेंगे वहाँ से, और जो एक से दूसरे ब्रांचेस का जो डिस्टेंस रहेगा उसमें 20 to 30 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक। तो जब ये इस ट्रेनिंग सिस्टम को हम अलाउ करते हैं तो हमको कौन सा मतलब शेप मिलता है, ऐसे राउंड शेप मिलता है, ठीक है, राउंड शेप मिलता है। लेकिन ये बहुत अच्छा से मतलब ट्रेनिंग सिस्टम है। इसमें क्या होता है, जो पहला सिस्टम है हमारा सेंट्रल लीडेड सिस्टम, ठीक है, उससे क्या फ़ायदा होता है इसमें कि यहाँ पे तो पिरामिड शेप था जिसके कारण लाइट का पेनिट्रेशन अच्छा नहीं हो पा रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसे लाइट का पेनिट्रेशन वाला कोई प्रॉब्लम नहीं आता। यहाँ पे जो सनलाइट का पेनिट्रेशन है वो प्लांट के हर पार्ट पे बहुत अच्छे से मिल पाता है। लेकिन मेजर प्रॉब्लम जो है ओपन लीडेड सिस्टम का क्या होता है कि यहाँ पे तो हम लोग जो लेंथ रखे हैं 40 to 60 सेंटीमीटर, जो मेन स्टेम को जो लेंथ रखे हैं वो यहाँ बहुत कम हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण अगर कोई विंड हो या फिर कोई भी मतलब नेचुरल डिजास्टर ऐसा कुछ चीज़ प्रॉब्लम हो रहा है हमारे में,
तो ये जो क्रॉप है वो मतलब ये जो स्टेम है वो टूट जाता है, ठीक है, तो ये भी उतना फ़ायदेमंद नहीं हो पाता। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, मॉडिफाइड लीडेड सिस्टम। मॉडिफाइड लीडेड सिस्टम में आप क्या करेंगे, जो मेन स्टेम होता है हमारा ये वाला, ठीक है, इसको हम लोग कितना तक अलाउ करेंगे ग्रोथ करने के लिए, 120 से 160 सेंटीमीटर तक अलाउ करते हैं ग्रोथ करने के लिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 4 या 5 ब्रांचेस को अलाउ करते हैं ग्रोथ करने के लिए, ठीक है, मेन स्टेम से। फिर जो पहला स्टेम रहेगा उसका मतलब पहला स्टेम से दूसरा स्टेम का जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा, 20 to 30 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और इससे भी हमको ये जो सिस्टम रहता है मॉडिफाइड लीडेड सिस्टम, ये सबसे बेस्ट सिस्टम है, ये सभी फ्रूट्स क्रॉप के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। इसमें क्या होता है, सभी चीज़ अच्छा होता है। क्या क्या चीज़ अच्छा होता है, इसमें लाइट का पेनिट्रेशन बहुत अच्छे से हो पाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा था स्मॉल स्टेम का, लेकिन इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ पाता है। तो ये हर क्रॉप के लिए बहुत मतलब हर फ्रूट क्रॉप के लिए बहुत ही अच्छा सिस्टम है मॉडिफाइड लीडेड सिस्टम। नेक्स्ट जो है प्रूनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग हम पढ़ लिए, उसका टाइप भी पढ़ लिए, अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रूनिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रूनिंग में क्या होता है, मैं ऑलरेडी आपको इसका डेफिनेशन बता चुकी हूँ कि प्रूनिंग क्या होता है, जब ट्रेनिंग के शेप को हमको लाइफ टाइम उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है तो उसको उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रूनिंग बोलते हैं, ठीक। तो प्रूनिंग के मेजरली 4 टाइप होते हैं। पहला टाइप क्या है, हेडिंग बैक, दूसरा है थिनिंग आउट, तीसरा है डी हॉर्निंग और चौथा है बल्क प्रूनिंग, ठीक। सबसे पहले हम किसको डील करेंगे, हेडिंग बैक को डील करते हैं। हेडिंग बैक में क्या होता है, जैसे ये कोई प्लांट है, ठीक है, मतलब कोई ट्री है समझ लो, और उसमें हम क्या करेंगे, हेडिंग बैक में जो प्राइमरी ब्रांचेस रहता है उसका हम लोग क्या करेंगे, जो टिप पोर्शन रहता है उसमें से हल्का सा कट करेंगे। क्यों कट करेंगे, ताकि हम लोग उसमें से बहुत सारे ब्रांचेस को अलाउ कर सकें और उसका बियरिंग हैबिट को मतलब बियरिंग हैबिट सुधर सके, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बियरिंग हो सके, इसीलिए हम लोग ये प्रोसेस को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, थिनिंग आउट। थिनिंग आउट में क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हम थिनिंग आउट में, सिंपल सा प्रोसेस है इसमें हम क्या करेंगे, जो अनवांटेड ब्रांचेस है, जैसे कि जो अनवांटेड ब्रांचेस रहेगा उसको हम लोग वहाँ से हटा देंगे। शायद इस ब्रांचेस में डिसीज लग सकता है या इंसेक्ट लग सकता है, ऐसे ब्रांचेस को हम लोग क्या कर देंगे, प्रूनिंग करके उसको हटा देते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो सके, जो बियरिंग हैबिट है प्लांट का वो है ना इंक्रीज हो सके, फ्रूट्स बहुत अच्छे से आ सके, ज़्यादा अमाउंट में आ सके, इसलिए हम लोग ये प्रोसेस को करते हैं, ठीक, ताकि यहाँ पे कोई डिसीज़ ना लगे प्लांट में, ठीक, डिसीज़ ना हो, इंसेक्ट ना हो, जो अनवांटेड ब्रांचेस है उन सबको हटाएंगे, ताकि है ना पूरा प्लांट है ना एक चीज़ के कारण ख़राब ना हो सके, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, डी हॉर्निंग। डी हॉर्निंग क्या करते हैं, ऐसे स्टेम्स मतलब ऐसे ट्री में करते हैं जहाँ ज़्यादा स्टेम नहीं होते, जैसे कि नॉट मोर स्टेम, मैं यहाँ पे लिखी भी हूँ कि ज़्यादा स्टेम्स वाले जो ट्री होते हैं उसमें नहीं करते। तो जो होता है डी हॉर्निंग प्रोसेस, उसमें हम क्या करते हैं, जो एकदम जो टिप पोर्शन रहता है वहाँ पे थोड़ा सा कट कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कट करते हैं, और किस चीज़ को अलाउ करते हैं, यहाँ जो सेकेंडरी ब्रांचेस जो आएंगे उस चीज़ को ज़्यादा अमाउंट में अलाउ करते हैं, ताकि हमारा प्लांट जो रहेगा ज़्यादा बियरिंग कर सके, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, बल्क प्रूनिंग। बल्क प्रूनिंग किस में करते हैं, बल्क प्रूनिंग क्या करते हैं, पूरे प्लांट में करते हैं। क्यों, जो झाड़ी वाले प्लांट रहते हैं, ठीक है, उसमें है ना हमेशा पूरा हर टाइम ना प्रूनिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि झाड़ी वाले प्लांट कौन कौन से हो जाएंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा झाड़ी रहता है, जैसे कि हो जाएगा अपना सिट्रस का प्लांट, फालसा का प्लांट, करौंदा का प्लांट, ये सब में हम लोग कौन सा प्रोसेस करते हैं, बल्क प्रूनिंग। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सिस्टम ऑफ प्लांटिंग इन फ्रूट क्रॉप। प्लांटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे फ्रूट क्रॉप को, ठीक है। तो पहला कुछ सिस्टम होता है प्लांटिंग सिस्टम में, कुछ सिस्टम पाया जाता है, जैसे कि 6-7 सिस्टम होता है। तो पहला प्लांटिंग सिस्टम कौन कौन सा होता है, कुछ प्लांटिंग सिस्टम का नाम बता रही हूँ, स्क्वायर सिस्टम, रेक्टेंगुलर सिस्टम, ट्रायंगुलर सिस्टम, क्यूनिंग सिस्टम, फिर हेक्सागोनल सिस्टम और कंटूर सिस्टम। अब एक के बाद एक को हम लोग डील करते जाएंगे कि क्या होता है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या आता है, स्क्वायर सिस्टम। स्क्वायर सिस्टम मतलब क्या होता है कि स्क्वायर में हम लगाएंगे। स्क्वायर का क्या होता है, जो चारों साइड क्या होता है, इक्वल होता है, तो उसके साइड में हम क्या लगाएंगे, प्लांट्स को लगाते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर सिस्टम में ना सबसे अच्छा, ये सबसे ईजीएस्ट सिस्टम है, सबसे सिंपलेस्ट और सबसे ईजीएस्ट सिस्टम जिसको बोला जाता है वो कौन सा सिस्टम बोलते हैं, किसको बोलते हैं, प्लांटिंग सिस्टम का स्क्वायर सिस्टम को बोलते हैं, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, जब हम इरिगेशन करते हैं, ठीक है, तो हम लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। क्यों, क्योंकि यहाँ हम एक स्ट्रेट पाइप लगा लेंगे और आराम से इरिगेशन हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे क्या होगा, इंटरकल्चर ऑपरेशन, इंटरक्रॉपिंग कर तो सकते हैं लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और सबसे ज़्यादा जो मेजर डिसएडवांटेज है स्क्वायर सिस्टम में क्या होता है
कि ना जो यहाँ पे जो यहाँ साइड में तो हम लगा लिए क्रॉप, लेकिन जो बीच का एरिया रहता है वो पूरा खाली हो जाता है, पूरा वेस्ट, एक तरीके से पूरा क्या हो जाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा, तो हम लोगों को उतना प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, ठीक है, स्क्वायर सिस्टम में। तो है ना, स्क्वायर सिस्टम जनरली किस में किया जाता है, मैंगो, जामुन, सपोटा, ये सब क्रॉप में जनरली किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सिस्टम जो आता है हमारा क्या होता है, रेक्टेंगुलर सिस्टम। रेक्टेंगुलर सिस्टम क्या होता है, ऐसे रेक्टेंगल शेप का होगा, ठीक है, इसका दो साइड से इक्वल होगा और इस साइड का दो साइड इक्वल होगा। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, ऐसे साइड में चारों साइड लगा लेते हैं। और ये जो सिस्टम है जनरली कौन से क्रॉप के लिए यूज़ किया जाता है, ग्रेप्स के लिए यूज़ किया जाता है, पोमग्रेनेट मीन्स अनार के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें भी यही है कि इरिगेशन बहुत अच्छे से हो पाता है, ठीक है, लाइट का पेनिट्रेशन इसमें बहुत अच्छे से हो पाता है। और प्रॉब्लम क्या आता है इसमें भी, इंटरक्रॉपिंग, जो इंटरक्रॉपिंग है, इंटरकल्चर ऑपरेशन, वो हम लोग नहीं कर, मतलब इंटरकल्टिवेशन क्या करते हैं, नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि जो रेक्टेंगुलर सिस्टम होता है, इसमें भी है ना, एज अ सेम स्क्वायर सिस्टम की तरह जो ये जो बीच वाला पार्ट होता है, जो लैंड होता है, वो पूरा क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो हम लोगों को एक तरीके से यहाँ पे क्या होगा, हमारा लॉस हो जाएगा, हमारा इनकम का सोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो मेन जो पूरा जो एरिया है बीच वाला पार्ट, वहाँ पे क्या हो रहा है, लैंड खाली ही पड़ा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, ट्रायंगुलर सिस्टम। ट्रायंगुलर सिस्टम ज़्यादा एकदम फेमस सिस्टम तो नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसको ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया जाता है, लेकिन इसमें क्या प्रॉफिट होता है कि ये स्क्वायर सिस्टम से ज़्यादा थोड़ा सा जो इनकम है फ़ायदेमंद होता है। इसमें ना ट्री जो आएगा है ना, ज़्यादा लग सकता है स्क्वायर सिस्टम के कंपैरिजन में। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, क्यूनेक्स सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल सिस्टम। डायगोनल सिस्टम क्या होता है, इसमें क्या होगा कि इसको एक डायगोनल सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके चारों तरफ तो हमारा वो लगा हुआ है प्लांट, लेकिन इसको बीच में भी प्लांट लगता है, ठीक है। और जो बीच में प्लांट को हम लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, फिलर प्लांट बोलते हैं, ठीक। और जो ये है ना, इस सिस्टम के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे कोई भी इंसान इसको नहीं लगा सकता, कोई एकदम स्किल की ज़रूरत पड़ती है, बहुत नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके ये सिस्टम को हम यूज़ कर सकते हैं फ्रूट क्रॉप्स में। नेक्स्ट इसमें क्या हो सकता है कि इसमें जो है ना, इंटरक्रॉपिंग आराम से किया जा सकता है। और जो फिलर प्लांट होता है, फिलर क्रॉप, एक तरीके से हमारा इनकम को बहुत बढ़ा देता है। लेकिन क्या होगा कि समझो अगर फिलर क्रॉप, ठीक है, यहाँ जो बीच में जो फिलर क्रॉप है, किसी तरीके से ये जो मेजर क्रॉप है, ठीक है, ये जो चारों मेजर क्रॉप हैं, उनका अगर क्या है, ग्रोथ को सप्रेस कर रहा है या रोक रहा है, तो इस फिलर क्रॉप को हम लोग उस टाइम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक तरीके से ये जो मेजर क्रॉप है उनके ग्रोथ को वो रोक रहा है इस कारण, ठीक। तो जो क्यूनेक्स सिस्टम, डायगोनल सिस्टम है, उसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है, मैंगो और सपोटा। और इसमें जो फिलर क्रॉप का यूज़ कर सकते हैं इस सिस्टम में, कौन सा हो सकता है, ग्वावा, फालसा, प्लम और पपाया, ये सब का यूज़ हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सिस्टम क्या होता है, हेक्सागोनल सिस्टम, और उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल सिस्टम, ठीक है। ये है हेक्सागोनल सिस्टम का, इस तरीके से हम उसको लगाते हैं। और नेक्स्ट इसमें क्या होता है, जो स्क्वायर सिस्टम के कंपैरिजन, इसमें हम लोग 15% ज़्यादा प्लांट को लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है हेक्सागोनल सिस्टम में, जो कि बार बार पूछता है कि स्क्वायर सिस्टम में के कंपैरिजन 15% मोर प्लांट किस में लगाया जा सकता है, तो वो कौन सा आंसर होगा, उसमें कौन से में टिक करेंगे हम, हेक्सागोनल सिस्टम। और याद रखिएगा, हेक्सागोनल सिस्टम को हम कौन से नाम से जानते हैं, इक्विलैटरल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, कंटूर से। हाँ, और एक चीज़ और, जो हेक्सागोनल सिस्टम है वो हम लोग कौन से लैंड में यूज़ करेंगे, जो लैंड सबसे एक्सपेंसिव हो। अगर एक्सपेंसिव लैंड में अगर हम हेक्सागोनल सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता चुका है आप लोगों को कि यहाँ पे 50% मोर प्लांट स्क्वायर सिस्टम के कंपैरिजन लगता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जो प्लांट जो सॉइल है, फर्टाइल सॉइल है, उसमें भी हम लोग हेक्सागोनल सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सिस्टम क्या आता है, कंटूर सिस्टम, ठीक है। कंटूर सिस्टम हम लोग कहाँ पे करते हैं, जो हिली एरियाज रहते हैं, टोपोग्राफी, ये सब जगह में जहाँ पे स्लोप बनता है, वैसे जगह में हम क्या करते हैं, कंटूर सिस्टम करते हैं। क्यों करते हैं, जैसे सॉइल इरोजन को रोकने के लिए या इरिगेशन से जो लॉस हो रहा है वो सबको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कंटूर सिस्टम का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो
यहाँ पे हम लोग जो हिली एरियाज़ में प्लांट को लगाते हैं एक स्लोप बना के, कितना % स्लोप बनाते हैं, 10% स्लोप बनाते हैं। बस इसमें कुछ डिसएडवांटेज होता है, इसमें क्या होता है कि स्किल की ज़रूरत पड़ती है, जो इंसान को थोड़ा भी इस बारे में नॉलेज नहीं है वो इस सिस्टम का यूज़ नहीं कर सकता। नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि नॉट इन इक्वी डिस्टेंस, मतलब जो प्लांट लगाया जाता है यहाँ पे तो इक्वल डिस्टेंस में लगाया जाएगा, स्क्वायर सिस्टम, इस रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, हर चीज़ में नाप के देखा जाएगा कि कितना कितना मतलब जगह में हम लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो कंटूर सिस्टम है उसमें हम लोग है ना इक्वी डिस्टेंस में प्लांट को नहीं लगा सकते। दूसरा क्या होता है, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, प्लांटिंग सिस्टम है। तो इसी तरह ये प्लांटिंग सिस्टम का टॉपिक खत्म। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में सबसे पहले है प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन को पढ़ेंगे कि प्रिजर्वेशन क्या होता है। किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करना, लंबे समय तक जब हम प्रिजर्व करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेशन प्रोसेस। ठीक है, तो प्रिजर्वेशन प्रोसेस दो तरीके से किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, टेम्परेरी प्रिजर्वेशन, और दूसरा क्या आता है, परमानेंट प्रिजर्वेशन। तो सबसे पहले देखेंगे टेम्परेरी प्रिजर्वेशन में क्या क्या करते हैं। सबसे पहले टेम्परेरी प्रिजर्वेशन करने के लिए हम लोग क्लीनिंग करते हैं, ठीक, फिर लो टेम्परेचर में उसको वो करते हैं, या फिर हाई टेम्परेचर से उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। लाइट का पेनिट्रेशन अच्छे मतलब लाइट के थ्रू प्रिजर्व करके रख सकते हैं। और लास्ट क्या होता है, सेफ्टी फ्रॉम एयर एंड मॉइस्चर। ठीक है, मतलब मॉइस्चर या एयर से उसको सेफ करके रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, टेम्परेरी टाइम के लिए प्रिजर्व करना रहता है। ठीक है, तो क्या क्या आ जाता है, पहले क्लीनिंग करेंगे, फिर लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, मतलब एयर और मॉइस्चर से सेफ करेंगे, और लाइट के थ्रू प्रिजर्व करके रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, परमानेंट प्रिजर्वेशन। तो परमानेंट प्रिजर्वेशन में सबसे पहले क्या आता है, डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन इन द सेंस किसी भी चीज़ को हम लोग ड्राई करना, मतलब उसमें कितना मॉइस्चर है, ठीक है, उसके मॉइस्चर के कंटेंट को ज़्यादा ना बढ़ने देना। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले डिहाइड्रेशन में फ्रूट में जब करेंगे तो जो मॉइस्चर का लेवल होता है वो 20 से 22% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और वेजिटेबल में क्या होता है 7 to 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मॉइस्चर का परसेंटेज। फिर नेक्स्ट जो परमानेंट मेथड में आता है बाई शुगर के थ्रू करते हैं, तो शुगर कितना होना चाहिए, 66%, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब प्रिजर्वेशन परमानेंट में करेंगे। नेक्स्ट आता है बाई सॉल्ट के थ्रू जब प्रिजर्वेशन करेंगे तो 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और केमिकल के थ्रू भी प्रिजर्वेशन करते हैं, तो केमिकल के थ्रू जब प्रिजर्वेशन करते हैं तो कौन कौन सा केमिकल यूज़ किया जा सकता है, सोडियम बेंजोएट, ठीक है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड और एसिटिक एसिड, ये कुछ केमिकल्स है जिसका यूज़ हम लोग केमिकल प्रिजर्वेशन में करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आ जा रहा है, आर्टिफिशियल ड्राइंग या डिहाइड्रेशन। ठीक है, आर्टिफिशियल ड्राइंग या डिहाइड्रेशन, जब वेजिटेबल में हम लोग आर्टिफिशियल ड्राइंग या डिहाइड्रेशन करते हैं तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और वेजिटेबल में हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं, ब्लैंच्ड, मतलब ब्लैंचिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं। और जब सल्फर में करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, जब फ्रूट में हम करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सल्फर्ड प्रोसेस या सल्फरिंग करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है क्वेश्चन में, ब्लैंचिंग किस में यूज़ किया जाता है, फ्रूट्स क्रॉप में, वेजिटेबल्स क्रॉप में, या किस में, तो आप लोग लगाएंगे वेजिटेबल्स क्रॉप में। और सल्फरिंग किस में किया जाता है, फ्रूट्स क्रॉप में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है कैनिंग। कैनिंग क्या होता है, जब कोई भी चीज़ को हम कैन में प्रिजर्व करके रखते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैनिंग में। ठीक है, तो आप लोग कैन पिए भी होंगे। ठीक है, तो कैन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है सिंपल कैन और दूसरा होता है लिक्विड कैन, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिश्ड। ठीक है, सिंपल कैन किसका बना होता है, स्टील का बना होता है, और लिक्विड कैन में ना अंदर में है ना पॉलिशिंग किया जाता है। ठीक है, तो जो लिक्विड कैन होता है वो अगेन दो टाइप का होता है, उसमें पहला क्या हो जाता है, एसिड रेसिस्टेंट लिक्विड कैन, और दूसरा होता है सल्फर रेजिस्टेंट। जो एसिड रेजिस्टेंस होता है उसका यूज़ हम लोग कौन कौन से में करते हैं, बीट रूट में यूज़ करते हैं, जामुन में, और ब्लैक ग्रेप्स में यूज़ करते हैं। और सल्फर रेजिस्टेंस कैन का यूज़ किस में करते हैं, पी में करते हैं, राजमा में करते हैं, और सिट्रस जो फ्रूट्स होता है उसमें है ना सल्फर रेजिस्टेंस का यूज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है, सिट्रस फ्रूट आर नॉट स्टोर्ड, मतलब उसको स्टोर नहीं कर सकते लिक्विड कैन में। नेक्स्ट हमारा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक है जैम और दूसरा है जेली। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता ही है, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जैम का जो TSS कितना होता है 68% और जेली का कितना होता है 65% होता है। ठीक, नेक्स्ट जो जैम रहता है वो कौन कौन से फ्रूट से मिलके बना होता है, मैंगो, एप्पल, पियर, सपोटा, पपाया, इन सब से मिलके क्या बना होता है, जैम बना होता है। ठीक,
और जेली जो रहता है उसमें पैक्टिन कितना % पाया जाता है, 0.8 से लेके 1% तक पैक्टिन पाया जाएगा। सिट्रिक एसिड क्या होता है, सिट्रिक एसिड कितना पाया जाएगा, 0.75% तक पाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, वाटर। वाटर कितना % पाया जाएगा जेली में, 33 से 38% तक। नेक्स्ट इसमें कौन कौन से क्रॉप में, मतलब कौन कौन से फ्रूट्स क्रॉप में किया जाता है, क्या किस किस से बनाया जा सकता है जेली, तो वो है गुआवा से बनाया जाता है, गॉसबेरी से बनाया जाता है, पपाया, और भी बहुत सारे क्रॉप मतलब फ्रूट्स हैं जिससे जेली बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है जजिंग एंड पॉइंट। एक टॉपिक है जजिंग एंड पॉइंट। ये क्या होता है, जब है ना जैम या जेली क्या हो जाता है, बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, तो जिस पॉइंट में हम उसको स्टॉप करते हैं, उसके कुकिंग को स्टॉप करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जजिंग एंड पॉइंट। नेक्स्ट क्या होता है, जजिंग एंड पॉइंट के लिए जैम में कौन कौन सा चीज़ यूज़ किया जाता है। सबसे पहला होता है शीट या फ्लैग मेथड। फ्लैग टेस्ट पता करते हैं कि जैम तैयार हुआ है नहीं, उसको कौन से मेथड से मतलब पता कर सकते हैं, शीट और फ्लेक मेथड। इसमें क्या करते हैं, जब जैम बनता रहता है तो हम लोग एक टी स्पून से उसको ऐसे उठाते हैं। अगर वो उसको हम लोग उठाने के बाद उसको ऐसे नीचे गिराते हैं, तो नीचे गिराएंगे जब हम लोग, तो क्या होगा, अगर वो एक मतलब ऐसे एक सीक्वेंस में नहीं गिरेगा तो उससे हमको ये पता चलेगा कि जैम तैयार है, क्योंकि जैम तो गाढ़ा होता है ना। अगर वो पानी की तरह एकदम सीक्वेंस में, मतलब एक सीक्वेंस में गिर गया, दैट मीन्स जैम अभी भी तैयार नहीं है, और अगर वो नहीं गिरा दैट मीन्स जैम तैयार हो चुका है। नेक्स्ट मेथड क्या होता है, TSS टेस्ट। ठीक है, TSS का जैम में TSS का टेस्ट करते हैं। TSS का टेस्ट किसके थ्रू कर सकते हैं, रेफ्लेक्टोमीटर का यूज़ करके हम करते हैं। ठीक है, तो रेफ्लेक्टोमीटर कितना कैसे पता चलेगा, अगर रेफ्लेक्टोमीटर का टेस्ट हम लोग TSS के लिए यूज़ कर रहे हैं जैम में, और वो अगर 68% दिखा रहा है, ठीक है, रेफ्लेक्टोमीटर, तो क्या होगा, हमारा जैम तैयार हो चुका है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं कि जैम तैयार है या नहीं है। तो अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो 105 डिग्री, मतलब 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है, तो हमारा जैम तैयार हो चुका है। ठीक है, तो जेली में क्या होता है, अब हम पढ़ते हैं जेली। जेली में भी ना कुछ प्रॉब्लम आता है। ठीक है, जेली में सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होता है, विपिंग ऑफ जेली। जेली क्या होता है, रोती है। ठीक है, ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन पूछता भी है। लेकिन विपिंग ऑफ जेली का मतलब मेन कारण क्या होता है, ठीक, ये हमको जानना है। जो विपिंग होता है जेली, वो किसके कारण होता है, जब एसिड जेली में ज़्यादा हो जाता है और शुगर की मात्रा जब कम हो जाती है तो जेली रोना शुरू कर देती है। ठीक, नेक्स्ट क्या होता है, जेली अनट्रांसपेरेंट। जेली क्या रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहता है जेली। ठीक है, तो जेली अनट्रांसपेरेंट कब हो जाएगा, जब हम लोग जेली को ओवर कुकिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा कुक कर लेंगे, या फिर हम अनराइप्ड फ्रूट का यूज़ करते हैं। जेली बनाते समय हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए राइप्ड फ्रूट, मतलब पका हुआ फ्रूट का यूज़ करना चाहिए। लेकिन जब हम अनराइप्ड फ्रूट का यूज़ करते हैं और ओवर कुकिंग कर लेते हैं जेली को, तो वो हमको अनट्रांसपेरेंट, मतलब ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं दिखाई देता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होता है, जेली एक टाइम तक जमना भी चाहिए, लेकिन जेली में क्या प्रॉब्लम होता है, जेली जम भी नहीं पाता कभी कभी। क्यों नहीं जम पाता, उसका मेन रीज़न है, जब हम लोग का क्या होता है, जब शुगर का मात्रा जेली में ज़्यादा हो जाता है, हम ज़्यादा शुगर डाल दिए, जितना उसका रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा अगर हम डाल देते हैं तो जेली जम नहीं पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या होता है कि इसमें जेली में भी ना मतलब जजिंग पॉइंट आता है, और वो किसके सिमिलर रहता है, इसके सिमिलर, जैम के सिमिलर है। उसका भी यही है कि जब जेली तैयार हो जाता है तो एक पॉइंट पे जब हम उसको रोकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट बोलते हैं। तो बस यही है।